देखो, कंपनी लॉ में लास्ट क्लास में कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन गो थ्रू की है कि कंपनी किसे कहेंगे और कंपनी की फीचर्स क्या क्या होती। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट शायद आज पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे होंगे, आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मेरी पहले की क्लासेस की वीडियो देखे? नो सर, मिले ही नहीं या देखे नहीं? मतलब पहली एक दो क्लास की वीडियो नहीं मिले आपको? ये अन्याय कैसे हो रहा है। नहीं, मिल जाएंगे वो, प्लीज देख लेना है, उसमें थोड़ा मैंने डिटेल में समझा है। ठीक है सर, आपकी भी आदेश के पास में बैठे हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास है, गर्ल्स में से कोई की फर्स्ट क्लास आपकी? ठीक, अच्छा, तो समझ में आ रखा है ना। मैं कोशिश करूंगा सर कि आपको अभी भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे बिजनेस करने के अलग अलग फॉर्मेट हैं, उनमें से एक फॉर्मेट है कंपनी का। जैसे आप दो जने हो और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप चाहो तो पार्टनरशिप फर्म में भी तो कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस करने के अपने नुकसान है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कल यदि पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ और पार्टनरशिप फर्म की एसेट कम हुई तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स में से पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, जबकि कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के हो ही नहीं सकती। कंपनी के केस में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी कितना ही लोन ले उसके लिए शेयर होल्डर जिम्मेवार नहीं होते। कंपनी ने लोन लिया, कंपनी रिपे करेगी, कंपनी के एसेट से ले लो आप। कंपनी की एसेट कम पड़ गई तो जिसने लोन दिया है ना बैंक ने, वो बैड डेप्ट मान ली, आप शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांग सकते। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया ना, क्या कर लिया? कुछ नहीं सर, ज्यादा ज्यादा उसकी कंपनी के एसेट जब्त कर सकते हो आप, उसकी पर्सनल एसेट नहीं। यदि आरसीबी के राइट्स उसके पास हैं, आईपीएल की टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये ना, तो वो उसी की है वो टीम। अब उसकी जो इसको रॉयल्टी मिलती है, वैसे तो कर्मों का फल मिल रहा है, बेचारी एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती है, बट मान लो वो ट्रॉफी जीत भी जाए कभी, तो इनाम मिलता होगा ना कुछ। अरे 2-5 करोड़ 10 करोड़ कुछ तो मिलते होंगे, मुझे ध्यान नहीं है जो भी, तो वो टीम को मिलेगा। बैंक वाले ये नहीं बोल सकते कि ये विजय माल्या की टीम है, लाओ ये पैसे हमें दो ना सर, क्योंकि उस बंदे ने इतना दिमाग लगाया, जितना भी लोन लिया कंपनी के नाम लिया, नहीं दे रहा वापिस। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये वो लोग हैं सर जिन्होंने पीएनबी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, 20-25 हजार करोड़ रुपए का। कोइंसिडेंस माने या कुछ भी माने सर, है गुजरात से ही, बाकी मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, समझ तो आप भी गए ही, और नाम भी ऐसा ही है, नीरव मोदी, ललित मोदी, और हैं भी गुजरात से ही। और ये सब कब भागे हैं? पिछले 4-5-8-10 साल के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, क्योंकि जाते जाते उनमें तेल डलवा के गए। ऐसे सर भारत सरकार को पता नहीं होता क्या कि कौन भागने वाला और कौन आने वाला है? जब मौसम विभाग 10 दिन बाद का मौसम पहले बता सकता है, तो हमारी जो रो एजेंसी है, आईबी एजेंसी है, उनको सबको पता होता है। लेकिन भाई अपने स्टेट से है, ठीक है। तो कंपनी बनाने के अपने फायदे हैं, ये आपकी पर्सनल एसेट पे कोई आंच नहीं आएगा, आपकी पर्सनल एसेट पे किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी की एसेट से जो रिकवर हो सकता है वो कर लो, बाकी शेयर होल्डर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ऐसे बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म में नहीं है सर। पार्टनरशिप फर्म होती और फिर आप लोन लेते
तो फर्म की एसेट्स भी गई और पर्सनल एसेट्स भी। इसी में नया पॉइंट है सर। मान लो कोई दो जनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, 50-50% के पार्टनर है। अब एक जने को फर्म छोड़नी है, वो चाहता कि मैं मेरा शेयर यानी मेरा हिस्सा कोई दूसरे को बेच दूं। सर पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका जो शेयर होता, आपका जो हिस्सा होता, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। आप जैसे ही पार्टनरशिप फर्म छोड़ोगे, एक पार्टनर बचेगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और यदि कंपनी होती तो अब याद करो सर, आप लोग देखते होंगे कि सुबह 9:15 से दोपहर में 3:30 तक शेयर मार्केट भारत में ऑनलाइन रहती है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो बड़ी लिस्टेड कंपनी, उनके शेयर कभी भी खरीद सकते हैं, सुबह 9:15 से और दोपहर में 3:30 तक शेयर खरीद सकते हैं। शेयर खरीदना यानी कंपनी की ओनरशिप परचेज करना। भाव बढ़ गए तो आप 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद बेच सकते हैं। अरे बेच सकते हैं ना। कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक आज यही है सर अपना कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो शेयर्स हैं, क्योंकि कंपनी का ओनर कौन होगा? कंपनी का शेयर होल्डर। सर यदि आपको रिलायंस का ओनर बनना है, आपको टाटा मोटर्स का ओनर बनना है, आपको इंफोसिस का ओनर बनना है, आपको विप्रो का ओनर बनना है, आप शेयर परचेज करते हो। जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास हो जाएंगे, उतनी ज्यादा ओनरशिप आपके पास आ जाएगी। और मान लो आपने खूब इन्वेस्टमेंट कर लिया उसमें और बाद में आपको पैसे की जरूरी पड़े तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हो। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना ठीक वैसा ही है जैसे आप गोल्ड परचेज करते हो। पैसे की जरूरत होगी तो अपनी प्रॉपर्टी बेचते ही। कई बार घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम है और कोई लायबिलिटी है, उनको मीट आउट करने के लिए तो सब कुछ करते हैं। कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कंपनी में ऐसा नहीं कि हो एक बार कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो अब ये लो, अब इस कंपनी के अपन परमानेंट मेंबर बन गए। परमानेंट कोई नहीं। सर मान लो मैंने आज रिलायंस का शेयर परचेज कर लिया, लगभग रिलायंस के एक शेयर की कीमत 3,000 रुपए के आसपास चल रही है और महीने या 2 महीने बाद में शेयर के भाव 4,000 रुपए चले गए, तो मैं शेयर को बेच सकता हूं और 4,000 रुपए मिलेंगे, फिर मैं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। पार्टनरशिप फर्म के केस में सर इतना इजी नहीं होता। एक बार किसी फर्म में पार्टनर बन गया, अब आप चाहो कि अपना हिस्सा बेच करके मैं कोई और को ले आऊं, नहीं पॉसिबल। तो कंपनी के केस में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इजी है। परमानेंटली कोई शादी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कंपनी के शेयर खरीद लिए तो अब 7 जन्मों तक आप इसके मेंबर रहोगे, ऐसा नहीं है। कभी भी आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, प्राइवेट जो कंपनी होती, देखो जिन कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड आता है, सर लास्ट वाली स्क्रीन पे ध्यान दो। फोन छोड़ दो यार, फोन कहाँ है? कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो? अच्छा ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो बुक किसी के पास नहीं इनमें से, आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान, ठीक है ना? मोबाइल फिर समझ में नहीं आएगा। सर प्राइवेट जो कंपनी होती है ना, जिन कंपनी के नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड है, सर उनके शेयर्स की ट्रेडिंग ये सुबह 9:15 से 3:30 वाले सिस्टम पे नहीं होती। जितने भी शेयर लोग खरीदते बेचते हैं ना, उन्हीं कंपनी के शेयर खरीद बेच सकते हैं जिनके नाम के आखिर में ओनली लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड। जिन कंपनीज के नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड होता है, उनके शेयर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, यदि प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लें और बेचने पड़ जाए तो ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती। फिर बायर आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, एक से, कोई अपने जानकार से, फ्रेंड से, रिलेटिव से पूछना पड़ेगा, यार मैंने उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिए हुए, मुझे पैसे की जरूरी है, आप परचेज करोगे क्या? क्योंकि वो मार्केट में ट्रांसफरेबल ऐसे ओपनली नहीं होता। बाकी जो पब्लिक कंपनी है, वो जिन कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड नहीं, वो कौन सी होती? पब्लिक। उनके शेयर आप कभी भी परचेज सेल कर सकते। और नेक्स्ट पॉइंट है सर सेपरेट मैनेजमेंट।
ध्यान से सुनो प्लीज। एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री में कितने शेयर होल्डर हैं? मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया होगा, लगभग 30 लाख के आसपास हो सकता है 2-5 लाख ज्यादा ही होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लगभग 1973 के आसपास स्टेब्लिश किया था इसको। सर इसमें 30 लाख शेयर होल्डर हैं, 30 लाख शेयर होल्डर हैं। और पता है इसके शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? ज्यादा नहीं है, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास। 21 लाख करोड़ रुपए इसकी कैपिटल की वैल्यू है, शेयर कैपिटल की वैल्यू। सर कई देशों की तो जीडीपी है टोटल, जो अपने अड़ोसी पड़ोसी है ना, कई उछलते रहते हैं, उनकी जितनी जीडीपी है ना, उनका 50% तो हमारी एक कंपनी की वैल्यू है। और ये भारत के लिए अच्छा सिग्नल कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी। सर 21 लाख करोड़ रुपए वैल्यू है, और कितने शेयर होल्डर हैं? यानी 30 लाख लोगों ने 21 लाख करोड़ रुपए के शेयर होल्ड किए। सर इस कंपनी को चलाते कितने लोग हैं? सर 14 या 15 डायरेक्टर हैं। सर एक बात बताओ, आप डायरेक्टर और शेयर होल्डर में तो डिफरेंस जानते हो ना? चलो वैसे तो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना ही बता देता हूं। जैसे मूवी देखी होगी ना आपने, मूवी में एक होता है प्रोड्यूसर, जो मूवी बनाता है, पैसा प्रोड्यूसर का ही लगता है ना। और एक होता है डायरेक्टर, जो एक्टर एक्ट्रेस या जो भी लोग उस मूवी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनको डायरेक्शंस देता है कि आपको कैसे एक्टिंग करनी। तो आपने फिक्स सैलरी लेगा और चला जाएगा। अब उस मूवी में आगे नुकसान हो, नहीं चले, फ्लॉप हो जाए, सुपरहिट हो, नहीं हो, इसका नुकसान होता है प्रोड्यूसर, होता है ना। तो प्रोड्यूसर अलग और डायरेक्टर, बस ये सेम थ्योरी आप कंपनी में अप्लाई कर दो। कंपनी के केस में मालिक कौन? शेयर होल्डर। कंपनी की ओनरशिप किसके पास? शेयर होल्डर। कंपनी में कैपिटल किसने लगाया? लेकिन कंपनी को रन कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर्स। अब एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स, रन बाय डायरेक्टर्स, बट कंट्रोल्ड बाय शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर। अरे प्रोड्यूसर अपॉइंट करेगा ना कि मेरी मूवी को, मेरी वेब सीरीज को या इस एपिसोड को कौन डायरेक्शन दे? प्रोड्यूसर अपॉइंट करेगा ना। तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स। तो कंपनी के केस में कंट्रोल अलग होता है और मैनेजमेंट अलग। और जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ही मैनेजर हैं और पार्टनर्स ही ओनर हैं। लेकिन कंपनी के केस में सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट कंट्रोल। याद रख लोगे। और लास्ट पॉइंट है सर, कंपनी हैज कैपेसिटी। ये हेडिंग लर्न करना है, बाकी तो अपने मन से लिख देना। और लिखते टाइम याद रखना कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। बस ये शक्ति आपको याद आ गई, फिर आप लिख दोगे, ठीक है। कंपनी हैज कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। कि कंपनी के पास एक कैपेसिटी है कि कंपनी किसी पर केस कर सकती है। मान लो आपकी कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, अब वो कंपनी उस एग्रीमेंट को नहीं मान रही, तो आप उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकते हो अपने नाम से। और यदि आपकी कंपनी ने कोई गुड सेल की और उसमें डिफेक्ट है, चलो आपने अभी जियो का रिचार्ज करवाया, एयरटेल का रिचार्ज करवाया, और जो स्पीड आपको बोली गई थी वो स्पीड नहीं मिल रही, या जितना डेटा बोला था आपको पर डे वो डेटा नहीं मिल रहा, तो बीइंग ए कंज्यूमर अपने साथ गलत हो रहा है ना। तो सुना है ना, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो जैसे जियो से आपने रिचार्ज करवाया था और आपको उतना डेटा नहीं मिला जो उन्होंने प्रोमिस किया था, कम डेटा दे रहे हैं वो लोग, तो एज ए कंज्यूमर आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो किसके खिलाफ केस करेंगे? मुकेश अंबानी जी के कंपनी के खिलाफ सर, रिलायंस जियो कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ केस करेंगे अपन। और जो भी कंपनसेशन देना होगा, जो भी सजा मिलेगी वो कंपनी को मिलेगी, कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं मिलेगी। और एक मिनट, एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यही पार्टनरशिप फर्म होती तो, यदि पार्टनरशिप फर्म से आपने कोई सामान खरीदा होता
तो सर केस पार्टनर के खिलाफ होता है, तो पता है सर फाइन पेनल्टी कंपनसेशन भी आपको पर्सनली पे करता है। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, और मैं आपको बिल्कुल भी ये टॉपिक ये मान करके नहीं पढ़ा रहा कि आप स्टूडेंट हो, अभी स्टूडेंट हो आप, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद आप खुद एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो। सर क्लाइंट आएंगे आपके पास, आपके जानकार रिलेटिव फ्रेंड्स पूछेंगे आपसे कि यार बिजनेस करना है, पार्टनरशिप फर्म बनाए या कंपनी बनाए। अब आपको एडवाइस देना है कि कौन सा फॉर्मेट ज्यादा बेटर। दोनों के अपने रिस्क हैं, दोनों के अपने बेनिफिट हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, फायदे। पर देख लो आप किस में फायदा ज्यादा है और किस में फायदा कम। ये एनालिसिस करना ये आपका काम। सेम कंपनी लो बीकॉम में भी है और यही कंपनी लो सीएमए में भी है, क्या फर्क है फिर पढ़ने का? यहां जो आप पढ़ते हो ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ते हो। यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना आगे, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वेश्चन से भी बताऊंगा, यहाँ ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज कंपनी एंड राइट इट्स फीचर्स। तो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है डेफिनेशन लिख देंगे और सर ने बोला ये हेडिंग ये लर्न कर लेते हैं और बीच में फिर दीपावली कैसे लिख देंगे, ऐसे नहीं चले। एक पहली बात तो ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये उम्मीद ही छोड़ दो आप। क्वेश्चंस थोड़ा सा केस स्टडी है, सिचुएशन दी होगी आपको कि ऐसा ऐसा कंपनी में हुआ है, बताओ अब क्या करें। तो पहले तो लो याद हो और फिर वो सिचुएशन आपको समझ में आए, तब आप वो लो के प्रोविजन अप्लाई करें। भाई सर में दर्द है ये पता चल जाए तो डॉक्टर दवाई दे देता है, तो पहले डॉक्टर खुद समझता है ना कि बीमारी क्या है। जब ये पता चल जाए कि अरे 3-4 दिक्कत है तो फिर उनकी तो टैबलेट फिक्स है, ये प्रॉब्लम है तो ये साल्ट की टैबलेट, ये प्रॉब्लम है तो इस साल्ट की टैबलेट। लेकिन पहले प्रॉब्लम तो डायग्नोसिस हो, तभी तो टेस्ट करवाता है ना कि ब्लड का टेस्ट, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, XYZ टेस्ट कराओ। फिर रिपोर्ट के बेसिस पर वो समझता है कि प्रॉब्लम कहां। बस यही आपको करना। तो पहले तो लो का नॉलेज और फिर वो क्वेश्चन तो समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो ये पता चले कि पूछ क्या रहा है ये। कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आराम से समझ, और ऐसे लैंग्वेज को रटोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, फिर 45-50 नंबर आ जाएंगे लो में, जोड़ तोड़ करके कैसे करके। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब अच्छा पॉइंट आता है, सर कंपनी कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पर पहली टाइप है सर चार्टर्ड कंपनीज। मैं कहूंगा सर ये कंपनी होती थी, अब नहीं सर, इनका भारत में अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं। सच बताऊं तो भारत में कभी थी नहीं, भारत को गुलाम बनाया था इन लोगों ने। चार्टर का मतलब होता है सर, चार्टर का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन। ये ज्यादातर इंग्लैंड का कंसेप्ट है। जैसे अपने यहां भारत में आजादी से पहले यदि बात करें, 1947 से पहले की बात करें तो राजाओं का ही राज था। ठीक है, उन राजाओं के ऊपर अंग्रेज थे, तब अंग्रेज नहीं आए थे तो मुगल राजा थे, बट था तो राजाओं का ही ना। अब राजस्थान राज्य में 19 रियासत थी, यानी एक राजस्थान 19 अलग अलग पार्ट्स थे इसके। इसमें आपका जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, आमेर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कोटा, मारवाड़, चित्तौड़, ऐसे मेरे भी ध्यान नहीं है, बट 19 रियासत हुआ करती। पूरे भारत में शायद 500 से भी ज्यादा रियासत थी, 550 के आसपास रियासत थी। रियासत यानी अलग अलग रीजन। और अंग्रेजों ने क्या किया था, खुद डायरेक्ट कहीं राजा नहीं बने, बट जो भी राजा था वो अपने कंट्रोल में रखते। अभी अंग्रेज कौन थे सर, इन पर भी कंट्रोल इंग्लैंड से इनको ऑर्डर मिलता है। इनकी जो सिंगल कंट्रोलिंग पर्सन थे उसको बोलते थे क्वीन। जो इंग्लैंड की महारानी होती थी ना, वो भारत में शासन चलाती थी। कैसे? तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी सिर्फ, और उस कंपनी का नाम था
ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो इंग्लैंड की क्वीन ने बनाई, और उसने उस कंपनी में अपने आदेश, कोई लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं होता था, वो क्वीन जो लिख देती थी वही लॉ था। तो उस क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ऑर्डर जारी किया कि हम इस नाम से संस्था बना रहे, और इसमें मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो डायरेक्टर होंगे, और दोनों को काम दिया कि भारत में जाओ और वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करो और धीरे धीरे वहां के रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लो। अब दो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके और क्वीन ने उनको यहां भेज दिया। सर वो इंप्लॉय थे, जितने भी अंग्रेज थे यहां पर वो इंप्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भी उस क्वीन को लगता कि कोई अंग्रेज यहां ठीक नहीं कर रहा, यहां भारत वालों का कम शोषण कर रहा है, यहां के लोगों का कम खून पी रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसे दया का फैक्टर आने लग गया, तो उसको हटा करके और क्रूर से क्रूर लोगों को अपॉइंट कर। तो डायरेक्टर अपॉइंट करना, रिमूव करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, सैलरी देना, बेनिफिट्स देना, सब कौन डिसाइड करता था? द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ऐसी कंपनी जिनका रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सब कुछ एक क्वीन के ऑर्डर से होता हो, ऐसी कंपनीज को क्या बोलते थे? चार्टर्ड कंपनी। कोई लॉ नहीं था सर, कोई एक्ट नहीं होता, और सही कहें तो कोई कोर्ट भी नहीं होता, वो क्वीन ही कोर्ट थी। तो खुद ही सजा सुनाती थी, जैसे आज नॉर्थ कोरिया में है, क्या नाम उसका, किंग जोंग फोंग, जो भी नाम है, अब वो खुद ही राजा है, उसके मन में आ गई इसको मारना है तो उसको उड़ा दो। फुटबॉल टीम किसी दूसरे देश में खेलने चली गई और सीरीज हार करके आ गई, कोई एक मैच हार गया हुआ तो इनके हाथ काट दो, इनके पांव काट दो। ऐसे सर पाकिस्तान में तो फिर टीम बनी ना पाई, वो तो जहां भी जाते हैं हार के आते हैं। अरे समझ रहे हो ना बात को? वहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो आप ये सोच लो कि मैं पढ़ लू, नहीं, वो किंग जोंग फोंग जो भी उस पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो आप पढ़ सकते हो, चाहे तो आप, और कोई बड़ी बात नहीं है, 1947 से पहले यही था। आपको ये देखना हो ना 1947 से पहले अपन तो नहीं थे इस दुनिया में, कि कैसा क्रूर शासन रहा होगा, तो आप नॉर्थ कोरिया देखना, सेम यही शासन था यहाँ। चाहे वो अंग्रेज रहे हो, मुगल रहे हो, जो भी राजा रहे हो, शिक्षा का अधिकार सबके पास नहीं। कुछ लोग तो कभी स्कूल जाना तो दूर, सर स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे कि उनको पढ़ने का मौका। जातीय व्यवस्था इतनी भारी थी कि सर आपको स्कूल में अंदर तो बहुत दूर की बात है, शिक्षा शब्द आपके दिमाग में कैसे आ गया? अब तो बहुत आजाद भारत में सर, मन में आए तो क्लास में आओ, नहीं तो ऑनलाइन अटेंड करो, बाद में रिकॉर्डेड देख लो। सीएमए का मन कर रहा है सीएमए करो, सीएमए करने के बाद कंप्लीट हो गया, बेंगलोर में जॉब करने का मन कर रहा है, चलो बेंगलोर, वहीं सेटल होने का मन कर रहा है, वहीं सेटल हो सकते हो। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपने को प्रदान, फंडामेंटल राइट्स। चार्टर्ड कंपनीज में ये सब था ही। तो चार्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज which are incorporated in accordance with the charter. Charter means order, command given by the Queen of English, क्राउन बोलते थे, वो ताज था इंग्लैंड का। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, भारत में तो लगभग ऐसा मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई है। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग खत्म, चार्टर्ड बैंक भी खत्म, बाद में चल करके इसको रेगुलराइज किया तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बना, लेकिन वो अब चार्टर नहीं, उसका सेपरेट एक्ट है, लो है। हाँ, यूके की बात करें, उनकी कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इनकॉर्पोरेशन बाय चार्टर हुआ। हाँ, अब धीरे धीरे इन सब के लिए लॉ बन गए। दूसरे होते हैं सर स्टेचुटरी कंपनीज। यदि भारत में बात करें तो स्टेचुटरी कंपनीज, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है?
सर ऐसी कई कंपनी भारत में, चलो मैं कंपनी शब्द नहीं बोलूंगा, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सेपरेट लॉ है। चलो जैसे बात करते हैं LIC, नाम सुना ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस। इसके लास्ट में लिमिटेड है क्या? नहीं है सर, कभी नहीं मिलेगा। आप देख लेना इसके नाम के आखिर में कभी लिमिटेड नहीं लगा हुआ। SBI है क्या इसके लास्ट में लिमिटेड? लेकिन ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, SBI के लास्ट में नहीं मिलेगा। सर RBI है क्या लास्ट में लिमिटेड? रिजर्व बैंक ऑफ, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, खूब बड़ी लिस्ट बना लो। अपनी इंस्टीट्यूट ले लो आप, CMA इंस्टीट्यूट, ICMAI, लास्ट में है क्या लिमिटेड? नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट देख लो आप, ICAI, CS इंस्टीट्यूट देख लो, ICSI। सर बहुत सारे एग्जांपल्स, ये वो ऑर्गेनाइजेशन से जो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन इन सब का अलग 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 एक्ट। अब LIC का एक्ट SBI पे लागू नहीं, SBI का लो RBI पे लागू नहीं, सेबी का लो RBI पे लागू नहीं, RBI का SBI पे नहीं, सबका अपना अलग अलग एक्ट। सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी स्पेशल लॉ के द्वारा बनाई गई, तो कंपनीज एक्ट में तो आएंगी नहीं, उनको फिर क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हाँ बस एक बात याद रखना, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं है। कभी नहीं मिलेगा कि अंबानी फैमिली की या अडानी फैमिली की, नहीं। ये भारत की इंस्टीट्यूशन, भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल होती है। ये कोई सिंगल पर्सन कंट्रोल्ड नहीं। जितने भी नाम लिखे और भी हो सकते हैं, मैंने हो सकता है एक दो कम नाम लिखा। तो ऐसी कोई कंपनीज जो क्रिएटेड हैं, इनकॉर्पोरेटेड हैं बाय द स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल लॉ बनाया है, या तो लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट ने, या पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई सेपरेट लॉ बना करके जब कोई इंस्टीट्यूशन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इन पर सामान्यतः कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं, तो ये अपने सिलेबस में आएंगी नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट इन पे अप्लाई नहीं। चार्टर्ड कंपनी वैसे ही नहीं आती अपने सिलेबस में। ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया। हाँ, अपना सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है रजिस्टर्ड कंपनी। सर रजिस्टर्ड कंपनी मींस वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, या तो कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी चल रहा है, या जो प्रीवियस कंपनी लॉ थी। भाई आज कंपनीज एक्ट 2013 है, लेकिन इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट 1913, फिर उससे पहले 1892, 1894, ऐसे जो भी पुराने पुराने कंपनी लॉज थे उनमें जो रजिस्टर्ड थे उन सबको कंपनी मानते। और कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो सामान्यतः दो ही हैं, या तो प्राइवेट लिमिटेड और या फिर पब्लिक लिमिटेड। और यह फैसला आपको पहले ही दिन करना होता है। कल आप CMA बन जाओगे, आपका अपना खुद का ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं, और क्लाइंट आता है आपके पास कि सर मुझे है ना कंपनी बनानी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? कौन सी कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट? अब सच बताएं, क्लाइंट कुछ नहीं समझता, वो खुद आपसे ही पूछेगा सर ये क्या होती है। तो अपन उनको बताएंगे कि देखो प्राइवेट कंपनी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी के अपने बेनिफिट्स हैं, प्राइवेट कंपनी के अपने कुछ नुकसान भी हैं। पब्लिक कंपनी बनानी है तो पब्लिक कंपनी, पहले तो मीनिंग दोनों का क्लियर हो। तो आज मैं आपको उन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं। सर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए सिर्फ 2 लोगों का होना काफी है, यानी प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना तो मिनिमम शेयर होल्डर कितने हो? 2। जैसे आपके 2 दोस्त हैं और दोनों को रियल एस्टेट का बिजनेस करना है, अरे दोनों ने तय किया है कि हमें रियल एस्टेट का बिजनेस करना है, हम दोनों खाली प्लॉट खरीदेंगे, उस पर फ्लैट्स बनाएंगे और बेच देंगे,
फिर नई जमीन खरीदेंगे, नए फ्लैट्स बनाएंगे और बेच देंगे। स्टार्टिंग उन्होंने खुद की, ये मैं आपको वो बता रहा हूं सर जो एक्चुअली में हो रहे हैं। जैसे मान लो आप जयपुर के आसपास रहने वाले हो और आपकी जयपुर से अजमेर हाईवे या टोंक रोड या आगरा हाईवे या सिक्कर रोड, इस पर आपकी जमीन मेन रोड पे 8-10 बीघा। अब एक दूसरा बिजनेसमैन आपसे मिलता है कि यार आपकी जो जमीन है, यदि आप चाहो तो इस पर अपन 10 बीघा जमीन कम नहीं होती, इस पर अपन हजारों फ्लैट बना सकते हैं और बेच देंगे। आपने बोला साहब मेरे पास सिर्फ जमीन है, मेरे पास बनाने के पैसे नहीं है, तो जॉइंट वेंचर कर लेते, पैसा मेरा, जमीन आपकी, और जितने फ्लैट बनेंगे बेचेंगे और जो पैसा मिलेगा 50-50 कर। स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं। फिर उस पैसे जो एकदम आएंगे, हजारों प्लेट बेचोगे तो सर पैसे खूब सारे आएंगे। अब उन पैसे का क्या करोगे? नई जमीन, बिजनेसमैन हो तो यही करोगे कि नई जमीन लेंगे फिर शुरुआत करेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, अभी भी है वो, सीए कंप्लीट किया, उसके बाद नॉर्मली अकाउंट और ऑडिट का अपना ऑफिस सेटअप किया। फिर जो छोटे मोटे ऐसे बिल्डर्स थे उनकी अकाउंटिंग और ऑडिट किया करते। फिर एक दिन उनके खुद के मन में भी आया यार ये कोई ज्यादा टेक्निकल काम तो है नहीं, तो उन्होंने खुद 200-300 गज का प्लॉट लिया, 2 या 3 फ्लैट बनाए, छोटा सा बेच दिए। सही लगा, थोड़ा बड़ा प्लॉट लिया, उसमें बनाया, फिर बेच दिया। ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, सेपरेट कंपनी बना ली मोहित। उस सीए की डिग्री तो कहीं साइड में रख दी अब उस कंपनी का नाम है मंगलम डेवलपर्स। उनके ओनर हैं अनके गुप्ता जी, बाय प्रोफेशन ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज देख लो आप उनके कितने प्रोजेक्ट्स। एसएनजी, रियल एस्टेट में एक एसएनजी नाम भी है, सत्यनारायण गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटी है उनके शायद वो डॉक्टर है। एआरजी ग्रुप, आत्माराम गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये इनके पास कोई बहुत सारी जमीन नहीं थी। मान लो मोहित के पास 1000 गज का कोई प्लॉट रखा है, इनके पास डेवलपमेंट के फाइनेंस नहीं है। मैंने मोहित से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मोहित जमीन आपकी, पैसा मेरा। बाद में वो रोटेशन बन गए। तो ऐसे क्लाइंट आएंगे आपके पास और फिर उनको लो का बिल्कुल भी नहीं पता होता, मतलब कई की बार तो बहुत अनपढ़ होते हैं। अब उनको आप समझाओगे, वो इतना बोलेंगे साहब हमें कंपनी बनानी है। कौन सी कंपनी? ये क्या होती है? कौन सी? क्या कौन सी बना दो? अरे कौन सी, ऐसी थोड़ी ना। देखो प्राइवेट कंपनी बनानी तो कम से कम 2 जने होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी बनानी तो 7 जने। तो स्टार्टिंग में 7 पार्टनर मिलने मुश्किल हो जाता है। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे रिलायंस खुद क्यों ना हो, पहले प्राइवेट ही थी। धीरू भाई अंबानी जी और एक उनके रिलेटिव, दोनों ने मिलकर के प्राइवेट कंपनी बनाई थी कपड़े का बिजनेस करने के लिए। बाद में चलो उनमें आपस में नहीं बनी होगी, तो फिर धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपना हिस्सा निकाल लो, मैं खुद आगे रन करूं। आज तो जो भी उनके रिलेटिव होंगे वो बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि यदि वो आज रिलायंस में 50% के ओनर होते तो उनके भी बेटा है बेटी की शादी में ये बॉलीवुड वाले नाचते, उनकी भी एक अलग से जियो की तरह डीओ होती, वो भी रिचार्ज के पैसे बढ़ा देते। फिर तो प्राइवेट कंपनी बनानी तो मिनिमम मेंबर कितने? 2, और पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7। याद रखना, मेंबर मीन शेयर होल्डर। अब आते हैं सर डायरेक्टर। पहले तो थे मेंबर्स, सबसे पहले अपने क्या लिखा? मेंबर्स। तो मेंबर्स लिखना नहीं, लिखना स्क्रीन पे ध्यान, लिखना। तो फिर आप नीचे क्यों देख रहे हो?
तो पहले क्यों लिखा फिर आपने? चलो कोई बात नहीं। तो प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2 और पब्लिक में मिनिमम मेंबर, पार्थ कहां जाना है? तो लिख रहे हो आप तो साथ साथ। तो चलो एक बात बताओ, कंपनी को चलाएंगे कौन? डायरेक्टर्स, बिल्कुल सही। अब प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर अलग अपॉइंट करो। अब वो डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2। देखो प्राइवेट में एक चीज बहुत अच्छी है, जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर उतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। और पब्लिक कंपनी चलानी है तो मिनिमम डायरेक्टर कितने हो? 3। अब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर जो लोग शेयर होल्डर बने वो खुद डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? क्या प्रोड्यूसर ही अपनी मूवी में डायरेक्टर हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि मूवी प्रोड्यूस भी वही कर रहा हो, डायरेक्ट भी वही कर रहा है और एक्टर भी वही हो? आमिर खान साहब प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, और माइट भी उस मूवी में एक्टिंग भी खुद कर रहे हैं। अजय देवगन साहब, फरहान अख्तर, सर ऐसे कई हैं जिन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी खुद का, डायरेक्शन भी खुद की, चाहे को डायरेक्टर हो, और एक्टिंग भी खुद कर रहे हैं। सर कंपनी में भी हो सकता है, मुकेश अंबानी जी रिलायंस के शेयर होल्डर भी हैं और सर डायरेक्टर भी हो। आपकी खुद की गाड़ी है, मालिक भी आप और चलाओ भी आप ही, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो मेंबर हैं वही डायरेक्टर बन जाए, चाहो तो अलग अपॉइंट कर दो। मैं ये नहीं, कभी नहीं बोलता कि मेंबर ही डायरेक्टर होने चाहिए, मेंबर भी डायरेक्टर हो सकते हैं, मेंबर ही डायरेक्टर होंगे ऐसा कभी कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टर अलग अपॉइंट कर, बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या और कोई XYZ जगह काम करते हैं तो जॉब नहीं छोड़ सकते, तो पैसा खुद लगाते हैं लेकिन उनका बिजनेस संभालता कोई और। कितनी बार होता है सर कि जो बड़े बड़े लोग हैं खुद के नाम से तो बिजनेस करते ही नहीं, खुद सिर्फ शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर कोई और लोगों को बना करके रखते हैं। कल को इनकम टैक्स, GST, CBI, ED छापा मारे, किसको अरेस्ट करोगे? भाई इंप्लॉइज को ही कर सकते हो, शेयर होल्डर लायबल नहीं होता है। बार बार बोल रहा हूं आपको, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होता उनके कहने से ही है, लेकिन वो लायबल नहीं होता। कंपनी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने, चला रहे हैं देखो, सबको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन रोके कौन? क्योंकि जो रोकने का काम करेगा वो खुद कर रहा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी किन की है, या तो खुद पॉलिटिशियन की या पॉलिटिशियन इनसे चंदा लेते हैं। अभी मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब पता चला कितनी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना कितना चंदा मिला था। जो कोविड वैक्सीन आपने और मैंने लगवाई है ना फ्री में, तो भारत सरकार ने ऐसे अप्रूव नहीं कर दी थी कि चलो इस कंपनी के लगवा लो कोविशील्ड, जिसमें बाद में खुद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हाँ हमारी वैक्सीन लगाने से ब्लड में सर्कुलेशन कम रहता है और इससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ये तब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, खास करके उन लोगों में जिन्होंने ये वैक्सीन ली, तो उसने एक्सेप्ट किया। तो ये बात 2020 में पता नहीं थी क्या? लेकिन तब 50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू XYZ पार्टी के खाते में आ गए थे। क्यों नहीं अप्रूव करोगे आप उनकी मेडिसिन फिर? अरे दिन में 3 बार सूट बदलते हो, कहां से आता है ये? ये जो कुर्ते पे बिल्कुल भी ऐसे सलवटे नहीं आ रही, बिल्कुल साफ क्लीन, कहां से आ रहा है? किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप पार्टी पे मत जाइए। जिसको मौका मिल रहा है ना, वो सब लाइसेंस, अप्रूवल, परमिशन इसी बेसिस पर मिले। जो फ्लाईओवर 2 महीने पहले नहीं बना, पहली बारिश में उसमें से पानी टपक रहा है। और कॉस्ट देखो, ये फ्लाईओवर 500 करोड़ में बना है और एक्चुअल उसका आप देखेंगे बजट तो पता चला ये 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। पहली बारिश में हाईवे पे सब गड्ढे हो गए।
और सारी कंपनीज हैं ये लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और लिखा होना चाहिए, सच में तो ये होना चाहिए, फ्लाईओवर के ऊपर लिखा होना चाहिए, नेता का नाम नहीं, उस कंपनी के ओनर का नाम। कंपनी के नाम से तो अपन पहचान ही नहीं पाएंगे, एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, क्या पता चलेगा कौन है। उस ओनर का नाम पता हो, इस कंपनी का मालिक ये है, इस मालिक ने ये फ्लाईओवर बनाया। और आजकल सरकार क्या बोलती है, हम इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, इसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट नहीं देंगे। कर दो, उसने 2 कंपनी और बना ली। आप ब्लैक लिस्ट कंपनी को कर सकते हो, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कर दो एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट, उसने 3 कंपनी और बना ली, अब उसके नाम से। अरे काम करने वाला तो वही व्यक्ति है ना, आपको ब्लैक लिस्ट करना है उस पर्सन को करो, लेकिन नहीं कर पाओगे। ये हमारा कानून है कि कंपनी सेपरेट होती है और कंपनी का शेयर होल्डर सेपरेट। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।